नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरपीएससी हिंदी साहित्य फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी विषय से जो भी विद्यार्थी मुझसे जुड़े हैं उनके लिए हिंदी विषय से आज मेरी पहली क्लास है। आज से हम हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करेंगे। इस क्लास में मैं आपको अपने हाथों से बने हुए हिंदी साहित्य के सारे नोट्स उपलब्ध कराऊंगी जो मैंने खुद फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था और फर्स्ट ग्रेड में मेरा हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया था। ये जो मेरे हिंदी साहित्य के नोट्स हैं इनमें से एक भी क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में बाहर नहीं गया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने साथियों के साथ में इन नोट्स को शेयर करूं। मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस शेयर किया था और मुझे लगता है कि आपने फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस अपनी नोटबुक में उतार लिया होगा, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो उससे पहले आपको सिलेबस की जानकारी होना ज़रूरी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करने से ही अपना सिलेक्शन होता है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी विषय से जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये नोट्स रामबाण साबित होंगे और आपको इन नोट्स का कोई पैसा नहीं देना है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आपको सिर्फ बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है ताकि उन सभी विद्यार्थियों तक मेरे ये नोट्स पहुंच सके जो बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस से कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, ज़्यादा पैसे देकर और कोर्स नहीं खरीद सकते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए मैं ये नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था उसके लिए हिंदी के लिए सिर्फ मैंने यही नोट्स पढ़े थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ा। इन्हीं नोट्स का मैंने 5 से 6 बार रिवीजन किया था और एग्ज़ाम में मेरा सेकंड पीरियड बहुत अच्छा गया था। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप यह नोट्स मेरे साथ में अपनी नोटबुक में उतारते जाएंगे तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसे ही किया था। क्लास देख देख के नोट्स उतारे थे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार वीडियो को पूरा देखें फिर बाद में नोट्स उतारें। अगर आप वीडियो देखते जाएंगे और नोट्स नोटबुक में उतारेंगे तो शायद आपको समझने में कठिनाई होगी। मेरे सभी भाई बहन जो भी हिंदी साहित्य से फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये नोट्स मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि उन सभी विद्यार्थियों तक पहुँच सके जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी एक सीट प्राप्त हो सके। जब मैंने ये नोट्स पढ़े और एग्ज़ाम दिया तो मुझे लगा कि सच में हिंदी में इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, तो मैंने सोचा कि ये मेरे फ्रेंड और मित्र के साथ भी शेयर किया जाए ताकि वो भी पढ़े और अच्छे मार्क्स लाए फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में, दोनों में। मेरे पास में जीके की भी कुछ नोट्स है मेरे पास में। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं अपने सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन शुरू करते हैं। आज मैंने फिर से एक बार ये फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस लिया है ताकि मैंने सोचा आपको क्लास शुरू करने से पहले एक बार सिलेबस के बारे में जानकारी दे दूं। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले सिलेबस को ज़रूर पढ़ें, सिलेबस को ज़रूर देखें। मैंने कुछ पेज अपने नोट्स के भी लिए हैं साथ में, ये देखिए, ये मेरे नोट्स है जो हाथों से बनाए हैं मैंने, आप देख सकते हैं। इनको मैंने आज 3 पेज ही लिए हैं क्योंकि नोट ज़्यादा क्लास बड़ी हो जाएगी तो फिर आपको भी थोड़ी परेशानी होगी, इसीलिए मैंने थोड़े ही पेज लिए हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे और पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं ताकि अगली क्लास की वीडियो मैं बहुत जल्दी ही डालूँगी।
चलो शुरू करते हैं। ये देखिए उच्च माध्यमिक स्तर का जो टॉपिक है, ये उच्च माध्यमिक स्तर का टॉपिक है जो उच्च माध्यमिक स्तर को दो भागों में बांटा गया है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में आपकी संधि, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आएंगे, शब्द शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धिकरण, और आपके साथ में यह अर्थशास्त्री पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना। इस वाले टॉपिक में से आपके एक क्वेश्चन तो आएगा। अर्थशास्त्री पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, इनमें से आपके एक क्वेश्चन जरूर, इस बार भी इन सब में से एक एक क्वेश्चन जरूर आया था। आगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश और पद्यांश, जनसंचार प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन एवं पत्रकारिता, इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। साथ ही कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी, लेखन विषयक परिभाषा और तत्व, इनमें से आपके एक एक क्वेश्चन आता है। इस बार भी फर्स्ट ग्रेड में डायरी से, रिपोर्टाज से, कहानी से और कविता से एक एक क्वेश्चन आया था। ब पार्ट में फिर है शब्द शक्ति, जिसमें अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। दूसरा है अलंकार, जिसमें यमक, श्लेष, उपमा, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण, ये सारे अलंकार है। छंद है, छंद में है दोहा, चौपाई, रोला, उल्लाला, गीतिका, हरि गीतिका। काव्य गुण में है माधुर्य, ओज और प्रसाद। फिर काव्य रस में रस का स्वरूप, रसावयय, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभिन्न रसों के लक्षण एवं इसके उदाहरण। संचारी भाव के जो गुण थे वो अलग से क्वेश्चन आया था इसका इस बार। फिर है स्नातक स्तर का खंड सेकंड, हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ, लेखक, इतिहास, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन और नामकरण। फिर बाद में है आदिकाल। आदिकाल की रचनाओं की प्रामाणिकता, प्रवृत्ति, प्रमुख रचनाकार एवं रचनाओं का परिचय, जिसमें आपको चंद बरदाई और नरपति नालह, इन दोनों पर ज़्यादा फोकस करना है। फिर है भक्तिकाल। भक्तिकाल में इसका सामान्य परिचय, भक्ति, उद्भव, विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि। फिर भक्तिकाल में भी टॉपिक है जिसमें है संत काव्य। संत काव्य में इसकी विशेषताएं पढ़नी है, प्रमुख कवि और रचनाएं। फिर साथ में कबीर और दादू। कबीर और दादू के बारे में तो आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इन दोनों के बारे में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। साथ में इनकी विशेषताएं और दूसरे कवियों की रचनाओं और कवियों के बारे में भी पढ़ना है। फिर है सूफी काव्य। सूफी काव्य की विशेषताएं, प्रमुख कवि, रचनाएं, और इसमें है जायसी और मंजर। इसमें भी आपको इन दोनों कवियों के बारे में जानकारी लेनी है। फिर है राम भक्ति काव्य, जिसमें राम भक्ति काव्य की विशेषताएं, प्रमुख कवि, रचनाएं, जिसमें आपको तुलसीदास के बारे में ज़्यादा जानकारी रखनी है। कृष्ण भक्ति काव्य। कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं, इसके प्रमुख कवि और रचनाएं, और साथ में सूरदास, मीरा और नंददास, इन तीनों के बारे में आपको ज़्यादा फोकस देना है, ताकि एग्ज़ाम में इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता ही है। फिर आगे है रीतिकाल। रीतिकाल, रीति से तात्पर्य, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, तत्कालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ एवं इसकी विशेषताएं, प्रमुख रचनाकार एवं रचनाओं का परिचय, जिसमें देव, भूषण, बिहारी और गणानंद। रीतिकाल में आपको सारे कवियों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त के सिर्फ कवियों के नाम पूछ लिए जाते हैं, जिसमें से आपको इन सारे कवियों के नाम दे देंगे और फिर बाद में एक कवि कोई दूसरा दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से रीतिबद्ध कवि कौन है कौन नहीं है। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है आधुनिक काल। आधुनिक काल में पूर्व पीठिका है, जिसमें तत्कालीन परिस्थितियाँ है, हिंदी खड़ी बोली है, गद्य का विकास, नवजागरण, भारतेंदु एवं समकालीन साहित्यकार, गद्य की विविध विधाओं का उद्भव, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। फिर है विविध गद्य विधाओं का विकास, जिसमें नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी,
संस्मरण, रेखा चित्र एवं रिपोर्टाज, साथ ही इसके प्रमुख रचनाकार और इनकी रचनाओं का परिचय। फिर है काव्य का विकास, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता एवं समकालीन कविता, प्रमुख रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं का परिचय। इस वाले टॉपिक में आपको छायावाद, प्रगतिवाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु इन सब की विशेषताओं का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अभी एग्जाम में द्विवेदी युग और भारतेंदु युग इनके बारे में विशेषताएं पूछी गई थी। फिर अगला है खंडतर, जिसमें आपके स्नातकोत्तर स्तर का सिलेबस है। इसमें काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लोजाइनस का उदात्तत्व और मनोविश्लेषणवाद। फिर है कुछ रचनाएं। ये वाला सिलेबस आपके पूरा का पूरा अभी नया जोड़ा है, ये वाला सिलेबस, जिसमें आपके रचनाओं में कवि ग्रंथावली, जिसके संपादक है श्याम सुंदर दास, जिसका साकी है गुरुदेव को अंग, और इसमें आपको प्रारंभिक 5 पद पढ़ने हैं। दूसरा है रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी का है, इसमें आपको बालकांड पूरा पढ़ना है। फिर बाद में है बिहारी रत्नाकर का फिर है बिहारी रत्नाकर, जिसके संपादक है पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनके आपको प्रारंभिक 25 दोहे पढ़ने हैं। फिर है साकेत, जो मैथिली शरण गुप्त का है, इसमें आपको नवम सर्ग पढ़ना है, जो उर्मिला के वियोग के बारे में वर्णन किया गया है। फिर आगे है निबंध, कविता क्या है, जिसमें है कविता क्या है, चिंतामणि पहला भाग रामचंद्र शुक्ल का। फिर है शीरीष के फूल, जो कल्पलता से लिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। फिर है कहानियों में है कफन, जो प्रेमचंद की है, पुरस्कार, जो जयशंकर प्रसाद की है। फिर है यही सच है, जो मन्नू भंडारी की है। फिर बाद में आएगा हिंदी भाषा, इसका उद्भव और विकास, बोलियाँ, उपबोलियाँ, राजभाषा और देवनागरी लिपि। ये आपके सिलेबस नया जुड़ा है। इसमें से अभी सब में से एक एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन जो कफन है प्रेमचंद का, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको इन सबको ध्यान लगाकर पढ़ना है, क्योंकि इनमें क्वेश्चन, क्योंकि ये सिलेबस अभी नया जुड़ा है, तो इनमें से क्वेश्चन तो आना ही है। फिर ये शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में आप ये सिलेबस आप पढ़ लेना। इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जब मैंने अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था, तो उसके लिए शैक्षिक मनोविज्ञान के लिए मैंने सिर्फ पुराने पेपर सोल्व किए थे, और एक बुक आई थी, उस बुक का मैंने रिवीजन किया था, और उस बुक में से मैंने सारे क्वेश्चन पुराने, जो 2011 से लेकर 2018 तक जितने भी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हुए थे, उन सारे क्वेश्चन का मैंने रिवीजन किया था। तो मैंने देखा था कि उन क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन साइकोलॉजी का बाहर नहीं गया था, और मेरे फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में साइकोलॉजी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पुराने पेपर का रिवीजन किया था। तो मैं भी आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो पुराने पेपर का साथ में सोल्व ज़रूर करें, और कोई भी एक गाइड ले आए, उसका रिवीजन करते रहे आप, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पुराने पेपर में से रिवीजन हो जाते हैं क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के लिए पुराने पेपर सोल्व किए थे, और हिंदी के लिए भी किए थे। और अगर आप चाहेंगे और मुझे कहेंगे, तो मैं पुराने पेपर मेरे पास सोल्व किए हुए हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, क्योंकि पुराने पेपर में से बहुत क्वेश्चन वापस रिपीट हुए थे। तो ये था आपके फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस। अगर आप अपनी नोटबुक में उतार लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी, तो सबसे पहले ये सिलेबस ही मैंने अपनी नोटबुक में उतारा था, और कम से कम रोज़ एक बार सिलेबस को ज़रूर देखती थी, क्योंकि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और फर्स्ट ग्रेड में तो ये फ़ायदा है कि इसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, सारे टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। तो आप अपनी नोटबुक में ये फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस ज़रूर उतार लेवे। और अब ये मेरे हाथ के बनाए हुए नोट्स है, जो मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही थी, तब मैंने अपने हाथों से बनाए थे। तो ये मेरे नोट्स है। तो चलो अब अपन अपने नोट्स का रिवीजन करेंगे।
आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरू करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले आता है हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, जो कि 4 पद्धतियाँ है। पहली है वर्णानुक्रम पद्धति, फिर दूसरी है कालानुक्रम पद्धति, तीसरी वैज्ञानिक और चौथी है विधेयवादी पद्धति। अब हम इन पद्धतियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहली है वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति का नाम के वर्ण क्रम के अनुसार होता है और इस पद्धति का प्रयोग 2 विद्वानों ने किया था, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक प्राचीन पद्धति मानी जाती है वर्णानुक्रम पद्धति। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इतिहास लेखन की सर्वाधिक प्राचीन पद्धति कौन सी है, तो वो है वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में कवियों और रचनाकारों का परिचय उनके नाम के वर्ण क्रम के अनुसार किया जाता है। गारसा दत्तासी तथा शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। यानी कि गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर दोनों विद्वानों ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक दोषपूर्ण प्रणाली कौन सी है? वर्णानुक्रम प्रणाली। इस प्रणाली पर आधारित ग्रंथों को साहित्य इतिहास की अपेक्षा साहित्य काल कोश कहना उपयुक्त होगा। यानी कि वर्णानुक्रम पद्धति है, इसको हम साहित्य इतिहास की अपेक्षा क्या कह सकते हैं? साहित्य काल कोश कहना उपयुक्त होगा। कोश ग्रंथों के लिए यह प्रणाली उपयुक्त है। यानी कि वर्णानुक्रम पद्धति किस ग्रंथों के लिए उपयुक्त है? तो कोश ग्रंथों के लिए। अब आगे हम पढ़ेंगे कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में काल के अनुसार वर्णन है और जन्म वर्ष के आधार पर इस पद्धति का वर्णन किया गया है। कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग सर जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु इन दोनों विद्वानों ने किया था। इस पद्धति में कवियों और लेखकों का परिचय उनके जन्म वर्ष के अनुसार दिया जाता है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन व मिश्र बंधुओं ने साहित्य इतिहास लेखन के लिए इसी पद्धति का प्रयोग किया है। यानी कि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने किस लेखन पद्धति का प्रयोग किया है, तो वो है कालानुक्रम पद्धति का। इस पद्धति के आधार पर लिखे गए ग्रंथों को साहित्य की इतिहास कहने की अपेक्षा कविवृत्त संग्रह कहना उपयुक्त होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कालानुक्रम पद्धति के आधार पर लिखे गए जो भी ग्रंथ होंगे उनको साहित्य इतिहास कहने की अपेक्षा कविवृत्त संग्रह कहना उपयुक्त होगा। और पीछे में हमने देखा था कि वर्णानुक्रम पद्धति के लिए इस पद्धति के लिए कहा गया था कि वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर जो भी ग्रंथ लिखे हुए हैं उनको साहित्य काल कोश कहना उपयुक्त होगा। तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है और याद रखना है और पढ़ना है अच्छे से। आगे हम देखेंगे तीसरी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में तथ्यों का संग्रहण विश्लेषण किया जाता है, संग्रहण करके विश्लेषण किया जाता है तथा निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति है वो शोध लेखन के लिए कार्य करती है। साहित्य इतिहास लेखन की अपेक्षा यह शोध लेखन के लिए उपयुक्त पद्धति है। अब आगे हम पढ़ेंगे फोर्थ पद्धति, जो विधेयवादी पद्धति है। ये सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति होती है। साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? विधेयवादी पद्धति। इस विधि के जन्मदाता फ्रांसीसी विद्वान तेन माने जाते हैं। यानी कि विधेयवादी पद्धति है, इसके जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी विद्वान है तेन, इनको माना जाता है। इस पद्धति में साहित्यिक प्रवृत्तियों का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। आगे है रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में इसी पद्धति का प्रयोग किया है और यही कारण है कि इनके साहित्य ग्रंथों को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास कहा जाता है। फिर आगे एक रामचंद्र शुक्ल जी की डेफिनेशन आती है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की संचित
चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता का चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य के साथ इनका सामंजस्य बैठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। फिर रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसे पहले क्या कहते थे, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में इसे हिंदी साहित्य का इतिहास कहा गया था। ये रामचंद्र शुक्ल जी की जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं, ये डेफिनेशन अभी एग्ज़ाम में, जब अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछी गई है। और ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, क्योंकि ये पहले जो मैंने पेपर सोल्व किए थे 2011 से लेकर 18 तक बीच में, तो उन पेपर में भी एक दो बार ये डेफिनेशन पूछी गई थी और अभी भी ये डेफिनेशन पूछी गई है। तो आपको जहाँ पे भी डेफिनेशन आए उसको ज़रूर ध्यान रखना है। तो साथियों, ये थे मेरे नोट्स। अगर आपको अच्छे लगे हो, और आज मेरी पहली क्लास थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई गलती हो गई हो तो भी माफ़ करें, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ और मैं भी आपकी तरह एक विद्यार्थी हूँ। मैं भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया और मुझे लगा कि वास्तव में इन नोट्स में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। तो इसीलिए मैंने कहा अगर मैं किसी को शेयर करूँगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे भी ये मेरे पढ़े हुए थे, तो वैसे भी रद्दी के समान ही है। अगर किसी के काम नहीं आए तो फिर क्या मतलब। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने विद्यार्थियों, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करूँ इन नोट्स को। और मैंने इन नोट्स को पढ़ के जब से फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे लगा था कि वास्तव में ये नोट्स बहुत मस्त है और मेरे सेकंड पेपर बहुत अच्छा गया था और मेरे स्कोर भी अच्छा है। अगर मेरे सांवरिया सेठ ने चाहा तो शायद इस बार मेरा सिलेक्शन भी हो जाए, और अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वापस आने वाली है वैकेंसी, तैयारी करेंगे। और आप भी ज़रूर तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि वैकेंसी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वो जल्दी आने वाली है। और अगर मुझे कोई भी सूचना मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि उन सभी मेरे मित्रों और मेरे साथियों की हेल्प हो सके जो वास्तव में फर्स्ट ग्रेड की हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको इन नोट्स के साथ में ये भी बताती रहूँगी अभी इस एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ज़रूर अपने साथियों और मित्रों को शेयर करें। और साथ ही मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको जल्दी ही अपनी नई वीडियो वापस पोस्ट करूँगी। और साथ ही मेरे पास में कुछ जीके के और सारे नोट्स बने हुए हैं, तो मैं वो भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूँगी। अभी वैसी वैकेंसी आने वाली है तो आप पहले से ही तैयारी में लग जाए। वैकेंसी तो आ जाएगी, कब फॉर्म निकल जाएंगे अपन को पता ही नहीं चलेगा, और फिर बाद में पता चलेगा कि अपने तो रिवीजन भी नहीं हुआ। तो आप मेरे वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद में फिर आप वापस शुरू करके फिर बाद में नोट्स बनाए। अगर आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। जो साथी पहले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर चुके हैं उन्हें तो समझने में अच्छा रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट बार हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उनको शायद थोड़ा समझने में कठिन लगे। और आप मेरे वीडियो को देखिए एक बार, फिर बाद में नोट्स उतारे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फर्स्ट ग्रेड के रिज़ल्ट भी आने शुरू हो गए हैं और मुझे भी इंतज़ार है उस दिन का जिस दिन हिंदी का रिज़ल्ट आ जाएगा, और देखती हूँ मेरा सिलेक्शन होता है या नहीं तो फिर से हम तैयारी शुरू करेंगे और हम साथ में मिलकर तैयारी शुरू करेंगे, तो हम अपनी एक सीट ज़रूर इस बार प्राप्त कर लेंगे। आज मेरी फर्स्ट क्लास थी तो इसीलिए मैंने कम ही नोट्स के पेज लिए। मैंने सोचा पता नहीं कैसे क्या कर पाऊँगी या नहीं। तो अच्छा है, आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे भी बहुत सारे वीडियो डालूँगी और मुझे खुशी होगी। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूँ।
और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।